हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराधना आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों अपने 23 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 24 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 23 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर 2021 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके पिछले सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो जरूर देखें। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पे, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। तो दोस्तों, असत्य कथन को आपने को यहाँ पे छांटना है। तो देखो, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, बिल्कुल सही है दोस्तों। बौद्ध धर्म का विदेशों में सर्वाधिक प्रचार है, वो अशोक ने कराया, ये भी बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के समय हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये इसमें याद रखना है। देखो, एक ट्रिक आपको याद रखनी है, अका अक, मैं बोलता हूं अका अक। ठीक है, ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई है, इन राजाओं के समय हुई है। ठीक है, एक का मतलब अजात शत्रु, यानी कि पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के समय। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो का यानी कि कालाशोक के समय हुई थी। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी ए यानी कि अशोक के समय हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति कै यानी कि कनिष्क के समय हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, अपना असत्य कथन है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, देखो मॉडल पेपर आपको पूरा देखना है, तभी आपके समझ में आएगा कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। ठीक है, देखो सेकंड नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण निम्न में से किस में मिलता है। सिंचाई का जो उदाहरण है वो दोस्तों गुप्त काल में किस में मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वो है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें दोस्तों गुप्त काल में सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 3 नंबर का प्रश्न है, अशोक के शिलालेख या अभिलेख के संबंध में सत्य कथन है। तो अपने को सत्य कथन बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा इसमें कथन गलत है, कौन से कथन इसमें सही है, वो अपने को इसमें बताना है, सही कथन बताने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा के अभिलेख खगोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखो, तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख अरमेइक लिपि में रचित हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखो, कांधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी व अरमेइक लिपि में रचित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखो, लगमान यानी कि जलालाबाद से प्राप्त अभिलेख आरमेइक लिपि में रचित है। तो ये दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, अशोक के लघु शिलालेखों को स्थान प्राप्त से सुमेलित कीजिए। यानी कि कौन सा जो अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ स्थान, दूसरी तरफ वर्तमान राज्य दे रखा है। तो रूपनाथ लघु शिलालेख है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। ठीक है, सहसाराम जो अभिलेख है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों ये बिहार में है। ठीक है, और ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख कहाँ पर है। तो ये कर्नाटक में है। और एरेगुडी जो लघु शिलालेख है वो कहाँ पर है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, देखो सुमेलित कीजिए। एक तरफ साहित्य है, दूसरी तरफ रचनाकार है, यानी कि कौन से साहित्य की रचना किसने की है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। तो देखो, मिलिंद पह साहित्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों नागसेन। कौन है? नागसेन। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु है। और बृहत कथाकोश, ये इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके रचनाकार हरिसेन हैं। और मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 कूट भाषा में इसका सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौटिल्य के अनुसार असत्य कथन है। तो दोस्तों कौटिल्य के अनुसार अपने को असत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो देखिए दोस्तों, राजा सर्वशक्तिशाली होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजा को सर्वोत्तम व शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। राजा को सभी निर्णय स्वयं लेने चाहिए, सलाह व सहायता के लिए मंत्रियों की युक्ति नहीं की जानी चाहिए, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि सलाह व सहायता के लिए मंत्रियों की युक्ति तो करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अपने देश का प्रधानमंत्री है, वो भी सलाह के लिए मंत्रिमंडल स्थापित करता है। ठीक है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पे अपने को असत्य कथन ही पूछा था, तो अपना सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन रचनाओं व रचनाकारों को सुमेलित करें। तो एक तरफ साहित्य है और दूसरी तरफ रचनाएं हैं, यानी कि किसकी रचना किसने की थी वो अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हरिसेन की रचना है, हरिसेन साहित्य की रचना है। ये दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में की गई थी। सॉरी, ये दोस्तों उल्टा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो रचनाएं एक तरफ है दोस्तों, ये तो रचनाएं हैं और ये है रचनाकार। ठीक है, ये रचनाकार हैं, मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, रचनाकार है। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति यानी कि हरिसेन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? वो है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। कालिदास के द्वारा दोस्तों कुमार संभव, और वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र, और बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्धिमग्ग। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत का विदेशों के संबंध के बारे में सत्य कथन का चयन करना है कि यानी कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। तो देखिए दोस्तों, 4 कथन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, देखिए, जलयान ताम्रलिप्ति व अमरावती से बर्मा, मर्तबान व इंडोनेशिया जाते थे, बिल्कुल सही है। 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने 2 लाख की विशाल सेना के साथ ब्रह्मा व मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में मलाया में बौद्ध व हिंदू दोनों संप्रदाय प्रचलित थे, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। और चौथा है इसमें, द्वितीय शताब्दी के विद्वान टालमी ने अफगानिस्तान को भारत का प्रदेश कहा था, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। चारों ही कथन इसमें सही है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में शिक्षा के संबंध में सत्य कथन है। तो शिक्षा के संबंध में अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1698 में अंग्रेजी बस्तियों में पाठशालाओं की स्थापना कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेज सरकार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चौथा देखिए, राजा राम मोहन राय भारत में आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं, ये भी इसमें सही है। ठीक है, तो परीक्षा पटवार के अंदर दोस्तों पेपर 1 आएगा तो कठिन आएगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 10 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करें। ठीक है, तो एक तरफ आयोग समिति है, दूसरी तरफ गठन वर्ष है, यानी कि दोस्तों किस समिति का गठन है, वो कब हुआ था, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन है वो दोस्तों 1944 में हुआ था। सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1882-83 में हुआ था। और हार्टोग समिति की स्थापना है यानी कि गठन है वो 1917-1919 में। और सार्जेंट आयोग की स्थापना है यानी कि गठन है वो 1929 में हुआ था। यानी कि सारे के सारे इसमें सही सुमेलित किए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 7 से 12वीं सदी में राजपूत के शासन से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों 7 से 12वीं सदी का जो काल है वो राजपूत काल माना जाता है और इस से संबंधित अपने को सत्य कथन का है वो चयन करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, तो देखिए नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। ये कथन दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों अपना ये पहला ही कथन है, एक तो ये सही है। आगे देखिए, और हेंगसान ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है, गुर्जर राज्य को। ठीक है, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही। गुर्जर राज्य आप समझ गए होंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखो, 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखो, तराइन 1192 ईस्वी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की हार का कारण दोस्तों सेना का असंगठित होना। तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तो यहाँ पे गलत दे रखा है। तो सत्य कथन कौन कौन से हो गए अपने? 1 2 3, चौथा इसमें गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 दिया गया है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, उसकी ट्रिक मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, जमा भट्टू। ठीक है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये इनका सही क्रम है। जलाल खां दोस्तों 1572 में गया था और बाकी के तीनों हैं वो 1573 में गए थे। ठीक है, और ये इनकी क्रम के अनुसार ही ट्रिक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन का चयन अपने को इसमें करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। तो देखिए दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, किया था। आगे देखो, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान 1921 में मेनाल किसान सभा में किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौते को विजय सिंह पथिक ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने कोई बोल्शेविक समझौते की संज्ञा है वो नहीं दी थी। आगे देखो, अलवर किसान आंदोलन के दौरान मई 1928 में नीमूचना हत्याकांड की घटना हुई थी। बिल्कुल सही है। चौथा देखो, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंछीड़ा गीत की रचना की थी। ये सही है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 1 3 4, दूसरा इसमें गलत है। तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 15 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ है संस्था का नाम, दूसरी तरफ है संस्थापक, यानी कि कौन सी संस्था के संस्थापक हैं वो कौन है वो अपने को इसमें पता होना चाहिए। तो देखो, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हैं। ठीक है, भरतपुर प्रजा परिषद के संस्थापक कौन है? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं। ठीक है, और ऊपरमाल पंच बोर्ड के संस्थापक कौन है? तो साधु सीताराम दास है। और विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? तो हरिभाई किंकर है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार जिलों का घनत्व सुमेलित करें। वर्ष 2011 के अनुसार जिलों का घनत्व सुमेलित करें। एक तरफ है जिला, दूसरी तरफ है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो दोस्तों अपने को बताना है कि कौन से जिले के अंदर जनसंख्या घनत्व कितना है, वो पता होना चाहिए दोस्तों अपने को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहां पे जोधपुर के अंदर जो जिला घनत्व है वो कितना है, तो 161 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और कोटा में कितने हैं, कोटा में है 374 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। अजमेर में है दोस्तों 305 और भरतपुर में है 503, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 1 3 4, कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, मरु पर्यटन सर्किट में सम्मिलित नगर हैं। तो कौन कौन से सम्मिलित नगर हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है। ये मरु पर्यटन सर्किट में सम्मिलित नगर हैं, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ है अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है वृक्ष प्रजाति, यानी कि कौन सा अभ्यारण्य में कौन सी वृक्ष प्रजाति पाई जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जयसमंद अभ्यारण्य में दोस्तों कौन सी वृक्ष प्रजाति पाई जाती है, तो इसमें दोस्तों केवड़ा वृक्ष प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। जमवा रामगढ़ में खस, ठीक है, खस प्रजाति। और सीता माता जो अभ्यारण्य है इसमें दोस्तों सागवान, ठीक है। और दर्रा के अंदर धोकड़ा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान की हस्तकलाओं को सुमेलित करें, यानी कि एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ है प्रसिद्ध स्थान है। तो कौन सी हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है वो अपने को पता होना चाहिए। तो देखो अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो बाड़मेर की। बादला दोस्तों जोधपुर के। नमदे हैं वो टोंक के प्रसिद्ध है। और ब्लैक पाटड़ी कोटा की, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित किए गए हैं। ये प्रश्न काफी इजी है, आपको पता भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही उत्तर, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु वो नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो नोडल एजेंसी है दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का राज्य विधानसभा में आरक्षण 2020 तक बढ़ाया गया है। तो जो ये आरक्षण है वो 2020 तक बढ़ाया गया है। तो ये कौन से संविधान संशोधन में ये किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों कौन से संविधान संशोधन में, तो 97वें संविधान संशोधन में किया गया था ये, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, संघ व राज्यों के मध्य राज्यों के आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय के निम्न में से किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि संघ व राज्यों के मध्य या राज्यों के मध्य जो आपसी विवाद होता है, ठीक है, उस विवाद को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लिया जाता है, तो वो लिया जाता है दोस्तों मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यसभा को निम्न में से किस किस मामले में पहल का अधिकार प्राप्त है। तो किस किस मामले में पहल का अधिकार प्राप्त है, तो वो है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन व समाप्ति का इनको अधिकार है, ठीक है। अगर नई अखिल भारतीय सेवा प्रशासनिक सेवा का अगर पद सर्जित करना है तो वो राज्यसभा कर सकती है, और समाप्त करना है तो वो भी राज्यसभा ही कर सकती है, ठीक है। तो ये अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, निम्न में से सत्य कथन है, तो कौन सा सत्य कथन है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तुत हो सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, धन विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत
किया जाता है और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद में ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, राज्य सूची के विषयों में संशोधन करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है संशोधन करने के लिए? तो देखिए, संसद के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करे तथा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं संकल्प पारित करे। ठीक है, तो ये दोस्तों राज्य सूची के विषय में संशोधन के लिए आवश्यक है ये चीजें। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी के 3 है वो गलत है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता? तो कौन सी स्थिति के अंदर कोई भी कार्य नहीं होता? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कौन सा सही है इसमें, तो गति की दिशा के समानांतर तल पर कोई घटक नहीं होता। ठीक है, ये दोस्तों किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से सत्य कथन है, तो कौन सा इसमें सत्य कथन है वो अपने को दोस्तों इसमें बताना है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखो, पौधों में लचीलेपन का गुण कोलेन का मीमा के कारण होता है, यानी कि पौधों में जो लचीलापन का जो गुण है वो कोलेन का इमा के कारण होता है। देखो, स्त्री कोशिकाएं स्टोमेटा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। इसमें दिए गए सारे कथन हैं वो सत्य है। देखो दोस्तों, बोर मत होना, पटवार का पेपर अगर बोर हो जाओगे तो पटवारी में नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो रोजाना मेरे साथ में चलते रहिए। अगर पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें। 30 नंबर का प्रश्न है, पौधों में पर्णहरित का रंग हरा दिखाई देने का कारण क्या है? पौधों में पर्णहरित का रंग है वो हरा दिखाई देने का जो कारण है वो क्या है? तो हरे रंग की तरंगों का परावर्तित होना। ठीक है, ये है इसका सही उत्तर, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत है वो कब हुई? तो ये जो शुरुआत है ये दोस्तों 1920-21 में हुई थी। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, सन 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका अधिवेशन है वो दोस्तों कराची में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से दोस्तों मन में सोच लिया करो कि उत्तर क्या होगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कब? 1919 में। नेक्स्ट है, चिरंजी लाल शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो वो है करौली की। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी चिरंजी लाल शर्मा ने। नेक्स्ट है, आगे देखो, 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना है वो किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी अर्जुन लाल सेठी ने। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, सन 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय ने किस आश्रम की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1927 के अंदर हरिभाऊ उपाध्याय ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? तो वो है हटुंडी आश्रम की। ठीक है, तो इसमें बी नंबर की ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मंत्री विमल शाह ने देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाही का निर्माण कब करवाया था? तो दोस्तों जो विमल शाह का जो मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इन्होंने देलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये गुजरात के चालुक्य शासक के मंत्री थे। तो इन्होंने जो निर्माण करवाया था वो कब करवाया था? तो 1032 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखो, 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों
मोहम्मद गोरी को गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था, तो वो उस युद्ध का नाम था दोस्तों आबू का युद्ध। क्या कहते हैं उसको? आबू का युद्ध हुआ था ये। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, पुनर्जागरण के समय काम आए शब्द रेनेसा से क्या तात्पर्य है? पुनर्जागरण के समय काम आए शब्द रेनेसा से तात्पर्य है, तो रेनेसा से क्या तात्पर्य है? तो पुनर्जन्म से तात्पर्य है दोस्तों इसका। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। राजस्थान में 1885 में किस जिले में आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना है वो अजमेर जिले में हुई थी, सबको पता है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का पता नहीं लगता है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो पता है वो दोस्तों बाहर में परिवर्तन में नहीं लगता है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो उस वनस्पति का नाम है दोस्तों रतनजोत। ठीक है, क्या नाम है? रतनजोत। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, सभी प्रकार के एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सभी प्रकार के एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों मीथेन को। ठीक है, नेक्स्ट है, साबुन का घोल दिखाई देता है, तो साबुन का घोल कैसा दिखाई देता है? तो साबुन का जो घोल है वो दोस्तों बादल जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्लोरोकार्बन का सूत्र है, तो क्लोरोकार्बन का जो सूत्र है वो क्या है? तो वो है दोस्तों CFCl2। ठीक है, ये क्लोरोकार्बन का सूत्र है, तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, चश्मे के लेंस में लिए जाने वाला लेंस किस कांच का बना होता है? चश्मे के लेंस में लिए जाने वाला लेंस किस कांच से बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों क्राइम कांच से। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 47 नंबर प्रश्न है, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, खाने के डिब्बों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो खाने के डिब्बों पर दोस्तों कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है। 49 नंबर प्रश्न है, केरोसिन में सुरक्षित रखा जाने वाला तत्व है, तो वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है दोस्तों कौन सा? Na। कौन सा? Na। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो वायुयान के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उस धातु का नाम है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। नेक्स्ट है, पीएच स्केल में पी सूचक का जर्मन शब्द है। पीएच स्केल में पी सूचक का जर्मन शब्द है वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें पुशांस। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो दोस्तों फैक्टर की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की? तो स्टीनर व स्विनर ने की थी फैक्टर की खोज। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, तो किस में मदद मिलती है? तो दोस्तों इसमें सीमेंट के शीघ्र जमने में मदद मिलती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, सिरके का रासायनिक नाम है, तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो वो है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, खसरा रोग का कारक है, तो दोस्तों खसरा रोग का जो कारक है वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला है, तो दोस्तों आहार श्रृंखला है वो कौन सी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 नंबर प्रश्न है आहार श्रृंखला। ठीक है, तो बकरी, भेड़, मानव। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भारत द्वारा 27 अगस्त 2018 को किए गए जैविक ईंधन आधारित उड़ान परीक्षण में स्पाइस जेट ने किन स्थानों के मध्य उड़ान भरी थी? तो कौन से स्थानों के मध्य उड़ान भरी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देहरादून से नई दिल्ली। ठीक है, ये प्रश्न है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न है, अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देहरादून से नई दिल्ली। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य मंत्रिमंडल ने आईपीसी की धारा 295 ए में संशोधन करके धार्मिक ग्रंथों की अवमानना करने, नुकसान पहुंचाने वाले को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों कौन से राज्य में किया गया है ये प्रावधान? तो ये प्रावधान किया गया है पंजाब में। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नासा द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्षयान सहित इस पूरे मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इस पूरे मिशन को दोस्तों टच द सन नाम दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, अभी हाल ही में महानदी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। यह विवाद निम्न में से किस राज्यों के मध्य था? तो महानदी जल विवाद है वो कौन कौन से राज्यों के मध्य था? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के मध्य था ये, ठीक है। आगे देखो, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो ये पहला जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? ये प्रारंभ किया जाएगा दोस्तों मणिपुर में, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों परिवेश को, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का 95% अवमूल्यन किया है? तो 95% अवमूल्यन है वो किस देश ने अपनी मुद्रा का किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों इसमें वेनेजुएला ने, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत कृषि से जुड़े परिवारों का कर्ज का बोझ है? नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत कृषि से जुड़े परिवारों पर कर्ज का बोझ है? तो वो है दोस्तों इसमें 52.50%। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, यहाँ पे भारतीय मूल के किस गणितज्ञ को गणित के नोबेल कहे जाने वाला फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये किसे दिया गया? ये दिया गया किसे? जावेद अख्तर को, ठीक है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 67 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, वर्ष 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखो ये वर्ष 2018 का है लेकिन मिला ये 2019 में है, ठीक है। तो वर्ष 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो उस शब्द का दोस्तों अपने को इसमें चयन करना है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें व्याकरणी, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कोवा चला हंस की चाल मुहावरे का भावार्थ है। कोवा चला हंस की चाल का चाल मुहावरे का भावार्थ है वो क्या है? तो दोस्तों इसका भावार्थ हो जाएगा छोटों द्वारा बड़ों की नकल करना, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, बिल्ली को पत्थर से मत मारो इस वाक्य में कौन से कारक है? तो कौन सा कारक है दोस्तों इसमें? इसमें देखो कर्म कारक और करण कारक। देखो, कर्ता ने कर्म को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ रहा है और कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे देखो पत्थर से, ठीक है। तो इसमें कर्म कारक और करण कारक का प्रयोग हुआ है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो सभी शब्द अशुद्ध हैं वो कौन से विकल्प में हैं? तो वो है दोस्तों रचयिता और प्रदर्शनी, ठीक है। तो ये अशुद्ध शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो रचयिता होता, ये रचयिता होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप गलत दे रखा है, ठीक है, दोनों ही गलत दे रखे हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो परस्पर पर्यायवाची शब्द है वो कौन से नहीं है? तो वो है दोस्तों देखो कटक दल गयंग, ठीक है। कटक है, दल गयंग, ठीक है। ये परस्पर दोस्तों आपस में पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए,
देखो इसमें इसमें एक बार और देखो, कटक और दल है ये दोस्तों सेना के पर्यायवाची हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो गेंद दे रखा है ये हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखो गौरव का विलोम शब्द है, तो दोस्तों गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लाघव। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, और जो ये लगीमा है ये गरिमा का विलोम शब्द है। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द स्वर संधि के हैं, तो स्वर संधि के कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो नारीश्वर। ठीक है, तो नारी प्लस ईश्वर। ठीक है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 75 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में दिया गया संधि विच्छेद अशुद्ध है, तो किस विकल्प में दिया गया संधि विच्छेद अशुद्ध है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो सदगति, सत प्लस गति। ठीक है, तो यहाँ पे निष्ठुर, निष्ठुर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे स को काट के अगर यहाँ पे विसर्ग होता, ठीक है, नी है प्लस ठुर हो जाएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए पद द्वंद्व समास के हैं, तो यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें कौन सा है, तो देखो धनुबाण। ठीक है, धनुर्बाण। ठीक है, यानी कि इसमें धन प्लस बाण। ठीक है, तो ये इसमें दोनों पद हैं वो प्रधान है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, लड़कियां द्वारा गीत सुनाया जा रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें दोस्तों रूपांतरण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, देखो इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया में रूपांतर करने के कारण हुई अशुद्धि है। ठीक है, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा वो है लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लड़कियों, देखो यहाँ पे लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कियों होगा इसमें, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अभिमानी का स्त्रीलिंग शब्द होगा तो कौन सा होगा, तो इसमें होगा दोस्तों अभिमानिनी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो वो शब्द है कौन सा, मिठास। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब दे रखे दोस्तों कॉम। ठीक है, तो देखो इट इज द फर्स्ट टाइम सी टू जयपुर, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों हैज कम आएगा इसमें। ठीक है, क्या आएगा, हैज कम। ठीक है, तो देखो इट इज फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, तो इसके लिए इसके बाद में जो कैजुअल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हैज कम आएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। इसमें देखो नेवर टिल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, तो इसमें देखो ए लाई शुड नेवर टू बी होगा इसमें। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, देखो नेवर टेल ए लाई का जो अल्टरनेटिव बनाने के लिए पेसिव वॉइस बनाकर इसमें ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड बनेगा इसका। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 82 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो करेक्ट प्रीपोजिशन, सी जम्प्ड द वेल, सी जम्प्ड द वेल, तो इसमें इनटू का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, कन्वर्ट असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, यानी कि असर्टिव से लेके अपने को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आई शैल नेवर फॉरगेट हर, तो इसका क्या बनेगा, शैल आई एवर फॉरगेट हर, ये बनेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो स्वीकार करने योग्य का अंग्रेजी रूपांतरण निम्न में से होगा, तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहेंगे दोस्तों एडमिसेबल। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अंग्रेजी में अर्थ नहीं, सॉरी हिंदी में अर्थ होता है स्वीकार करने योग्य। नेक्स्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि
क्या पढ़ूं, वाक्यांश के लिए अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा, तो इसका रूपांतरण होगा आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें देखो समवन हैज पिक्ड अप माई पॉकेट, तो इसका क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, मिल्क बिसाइड्स वेजिटेबल्स गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे खालिस्तान में दोस्तों, यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, ये आपको वेजिटेबल और गुड्स के बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इज, वेजिटेबल्स इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें देखो माई ब्रदर वाज हिडिंग द डोर, हिडिंग द डोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बिहाइंड। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 100 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वाक्यांश का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो इसका रूपांतरण ही होगा 1 बिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियन इन इंडिया आर करप्ट का हिंदी रूपांतरण है वो क्या होगा, तो इसका रूपांतरण में होगा कि भारत में लगभग सभी राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 91 नंबर का प्रश्न है, 450 रुपये में कुछ बॉल खरीदी गई, प्रत्येक बॉल 15 रुपये सस्ता हो तो उतनी ही राशि में 5 बॉल और खरीदी जा सकती है, तो खरीदी गई बॉल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों खरीदी गई बॉल की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। देखो 450 रुपये में 15 बॉल, कुछ बॉल खरीदी गई। ठीक है, तो जैसे कि हर बॉल अगर सस्ता हो जाए, तो देखो 450 रुपये में अगर अपन 10 बॉल खरीदते हैं, देखो उतनी ही राशि में 5 बॉल और खरीदी जा सकती है, यानी कि 450 रुपये में दोस्तों अपन ने क्या किए, देखो ऑप्शन उठा के करना पड़ेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में देख रहा हूँ आपको। 450 रुपये में अगर अपन दोस्तों 15 बॉल खरीदते हैं, तो एक बॉल है वो अपने पास कितने की पड़ी, 30 रुपये की। ठीक है, अब देखो प्रत्येक बॉल 15 रुपये सस्ता हो गया, यानी कि एक बॉल है वो कितने रुपए सस्ता हो गया, 15 रुपये, यानी कि अब अपने पास कितने की बॉल पड़ रही है, 15 की। ठीक है, अब देखिए अगर अपन 15 की अपने को बॉल पड़ रही है, तो अपन 5 बॉल और खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 15 पा 75। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसमें देखो बॉल की तो खरीदी गई बॉल की संख्या है 10 इसमें। ठीक है, तो खरीदी गई बॉल की संख्या है वो कितनी है, 10। तो देखो 15 रुपये सस्ती हो जाए, तो अपन अगर अपन 10 बॉल खरीदते हैं, तो दोस्तों टोटल 450 में 10 का भाग देंगे तो कितने की पड़ेगी, अपने 45 रुपये की बॉल पड़ेगी। ठीक है, 10 बॉल आ गई। ठीक है, अब 15 रुपये सस्ता हो गया, यानी कि 30 रुपये की बॉल पड़ रही है अपने। ठीक है, 450 रुपये में अपन 15 बॉल खरीद सकते हैं। जब 30 रुपए की एक बॉल है, तो अपन देखो पहले तो 10 बॉल खरीद रहे थे, अब अपन खरीद रहे हैं 15 बॉल। ठीक है, तो 5 बॉल का इसमें फायदा हो रहा है, तो इसमें 10 बॉल अपन है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन लेके कर सकते हैं इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित चित्र में देखो यहाँ पे 45 डिग्री कोण दे रखा है। ठीक है, तो 29 त्रिभुज 7 का मान ज्ञात करना है। तो ये अपने को यहाँ पे जो ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, तो अपने को इसमें देखिए कि इसका मान ज्ञात करना है 7 वाले का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल देखो त्रिभुज 1 व त्रिभुज 2 का आसन कोण है वो दोस्तों 180 माइनस 75 यानी कि 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज 7 का इसमें क्या हो जाएगा, तो 180 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45।
ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 45 और 135 डिग्री। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेमी व वर्ग 15 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करना है। जैसे कि ये अपना क्या है, त्रिभुज, ये है अपना दोस्तों 15 सेंटीमीटर और ये है अपना 10 सेंटीमीटर, ये अपने को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि रूट 15 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस कर लो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 100, यानी कि अपने पास कितने बच गए, 125 रूट में बच गए। ठीक है, तो 125 रूट में है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो 11 रूट 2। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेमी व 12 सेमी है और उनके मध्य की दूरी भी 10 सेमी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होना का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना है, तो 10 + 12। ठीक है, 10 + 12, तो 10 + 12 ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। ठीक है, इंटू ऊंचाई कितनी है, तो 10 है। तो अब काट लो इसको आराम से, 1/2 22 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये काट लिया मैंने यहाँ से। चलो 10 को काट लेता हूँ, तो ये 5। ठीक है, तो 22 पंजे 110, तो 110 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 95 नंबर प्रश्न है, 425 रुपए को 4 पुरुषों, 5 महिलाओं व 6 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 1 पुरुष 1 महिला व 1 बच्चे का हिस्सा 9:8:4 के अनुपात में हो, तो 1 महिला का हिस्सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखो, पुरुष बराबर महिलाओं व बच्चों का अनुपात अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो ये सीधा सा अपने को इनका 4 पुरुष 5 महिला और 6 बच्चे ये लिख लो। ठीक है, उसके बाद में अनुपात लिख लो इनका 9:8:4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और इसका कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और इसका 9 चौका 36, यानी कि 36, 40 और 24 ये अनुपात अपना यहाँ पे आ गया। इन तीनों को दोस्तों अपन क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 36, 40 और 24 इन तीनों को जोड़ेंगे बटा, अब दोस्तों इतना हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, तो अब टोटल कितने रुपए हैं, 425, तो 425 बटे, तो ये कितने होते हैं, 36 और 24 60, 60 और 40 100, तो 100। ठीक है, इंटू, अब आगे देखो यहाँ पे किसका ज्ञात करना है कि एक महिला, महिला का कितना है दोस्तों, यहाँ पे महिला का है 40। ठीक है, देखो 5 महिला 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये 40, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अभी इससे देखें तो ये 5 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया और ये 2 बार कट गया। अब ये 8 पंजे 40 और 85 इंटू 2। ठीक है, तो 85 इंटू 2 कितने हो गए, तो दोस्तों इसमें टोटल हो गए 170। ठीक है, तो एक महिला का हिस्सा अपने को बताना है, महिला का अनुपात कितना है 4, तो 4 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे 170 के अंदर, तो कितना आ जाएगा 34, सॉरी कितना आ जाएगा 170 में अपन 4 का भाग देंगे, तो देखो 4 चौक 16,
मतलब 42.5 आएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक साझेदारी में एक पूंजी का 1/6 भाग, ठीक है, 1/3 समय के लिए निवेश करता है। बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। समय के अंत में 6,900 का मुनाफा होता है, तो बी का हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें बी का हिस्सा है वो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सी पूंजी का, ठीक है, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो बी का हिस्सा अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 1/2 हिस्सा निवेश करता है। पहले अपन एक में से माइनस करेंगे, किसका? तो इसमें पहले का और दूसरे का, ठीक है, इन दोनों का दोस्तों एक में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो दोस्तों सी की पूंजी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अपने निकाल लेते हैं, जैसे कि 1/2 हिस्सा है ये सी की पूंजी आ गई, ठीक है। तो ए का अनुपात बराबर बी का अनुपात बराबर सी का अनुपात, ठीक है। तो इसको आप ऐसे, तो ए का तो दे रखा है यहाँ पे 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 इंटू 1/6, और बी का है 1/3 इंटू 1/3, और इसका है दोस्तों 1/2 इंटू 1, ठीक है। इसको आप ऐसे सोल्व कर लेना। तो इसमें बी का हिस्सा सबसे पहले आप 6,900 लिख देना, और फिर इन दोनों का, तीनों का अनुपात आपस में निकाल के, और बी का हिस्सा रख देना वहाँ पे, सॉरी सी का हिस्सा रख देना, तो निकल के आ जाएगा 1,200 रुपये, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 6 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है? 6 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है? तो सीधा सा है, 6% है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। एक देखो यहाँ पे, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है, शेष का 30% फ्रेंच में है, शेष 6,300 किताबें राजस्थानी भाषा की है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक है। तो दोस्तों सीधी से आप एक दिमाग लगाना इसमें, कि देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं आपको, तो देखो एक पुस्तकालय में 20% किताबें हैं वो हिंदी की है, 100 में से 20 गए तो कितने बच गए? 80। 80 का यानी कि बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है, यानी कि 80 अपने पास किताबें हैं, तो 80 में से 80 का 50% कितना होता है? 40, और अपने पास भी कितना बचा? 40, ठीक है। शेष का 30% फ्रेंच में है, यानी कि 40 में से 30% जो किताब है वो फ्रेंच है, यानी कि 12 किताबें हैं वो फ्रेंच की मान लो, ठीक है। तो अपने पास कितनी बच गई? 28। कितनी बच गई? 28। अब 28% है यहाँ पे 6300, 28% है वो यहाँ पे कितनी है? 6300, ठीक है। तो आप सीधा सा है इसमें वैसे भाग भी दे सकते हैं कि 6300 के अंदर आप 28 का भाग देंगे तो सीधा सा सिंपल सा है, आपको 1% मिल जाएगा, ठीक है। और 1% अगर आपको मिल गया तो दोस्तों आप को दोस्तों 100% भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखो इसमें 22,500 रुपये आएगा, इसमें 22,500 कुल पुस्तकें हैं, कि रुपए नहीं है, पुस्तकें हैं, ठीक है। आप 7300 के अंदर आप 28 का भाग देंगे तब 250 आ जाएगा, ठीक है। 6300 के अंदर आप जब भाग देंगे तो इसमें 250 आ जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 225 आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22,500 इसका राइट आंसर। आगे देखिए, कोई बच्चा 16 रुपए में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से बेचता है, तो बच्चे का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों देखो 11, यहाँ पे 16 रुपए में 9 संतरा खरीद कर, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 16 9, ठीक है, 20
11। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर इन दोनों में से माइनस करके और फिर ऊपर रख देना इसको, और सीधा सा अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें लाभ का प्रतिशत होगा दोस्तों 2 सही 3/11। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, ए ने 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदी। एक को 15% का घाटा व दूसरी को 19% के लाभ में बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो घाटे वाली घड़ी का क्रय मूल्य है। ए ने 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदी। ए को 15% का घाटा व दूसरी को 19% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो घाटे वाली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, सीधा सा सिंपल है कि एक को तो क्या किया कि 15% घाटे पे बेच दिया और दूसरी को 19% लाभ पे। तो सीधा सा है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप निकालना चाहो तो। 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि एक तो 100 - 15 हो जाएगा और एक हो जाएगा 100 + 19। ठीक है, यानी कि 85 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 119। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट आगे ले जाके बता देता हूँ कि 85x बराबर 480 × 119। ठीक है, तो अब देखिए इसमें तो इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, तो 204x बराबर 480 × 119, यानी कि 480 × 119 बटे 204, तो 280 रुपये आ जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन। 101 नंबर प्रश्न है, 8,500 रुपये 4 सही 1/2% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में 15,767.50 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि 15,767 - 8,000 घटा दो आप सीधा सा इसमें। ठीक है, 8,500 है वो घटा दो। ठीक है, तो अपने पास बच जाएंगे दोस्तों इसमें 7,267.50। ठीक है, इंटू 100 बटे 8,500 इंटू यहाँ पे 4.5 वर्ष। ठीक है, इसको आप काट लो तो सीधा सा 19% आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यदि ब्याज की दर 5% हो तो कितने वर्षों में धन 4 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में धन है वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें देखिए 100 मूलधन के अपवर्त्यों की संख्या -1 बटे दर, तो 100 ब्रैकेट में 4 - 1/5 बराबर कितना जाएगा 60। ठीक है, तो इसमें 60 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, किसी राशि को 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 40.80 रुपये है और साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज का मूलधन होगा। तो सीधा सा है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो कि 5,000 का जो 500, ठीक है, 500 का जो साधारण ब्याज 2 वर्षों का 20 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का कितना हो गया 20 रुपये, तो 500 का 20% कितना है, तो 4%। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें 2 वर्ष का हो जाएगा कितना, तो 4.8 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप निकाल के देख लेना, सीधा सा है 500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं इसको। आगे देखो, एक आंगन की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर व 16.5 मीटर है। इसमें 2.5 × 8 मीटर की टाइल लगवानी है। यदि एक टाइल की कीमत 10 रुपये है तो फर्श में कितने रुपए की टाइल लग जाएगी। तो फर्श में कितने रुपए की टाइल लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब इस टाइल की जो संख्या है वो कितनी है, तो 30 × 16.5
5 बटे इसमें 2.5 इंटू 2 मीटर, तो 2.5 इंटू 2। ठीक है, अब काट लो इसको, इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 99। ठीक है, तो देखो 99 टाइल लगेगी, तो 10 रुपए की एक टाइल है तो कितनी हो जाएगी, 990 की। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, एक षटभुज में विकीर्णों की संख्या है, तो एक षटभुज में विकीर्णों की संख्या है वो कितनी है। तो इसमें देखो आप, इसका सूत्र है n-3/2। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे आप इसमें, तो षष्टभुज की बात हो रही है यहाँ पे, तो 6 ब्रैकेट में 6-3/2 काट लो, कितना बच गया इसमें 3, तो 36 18, 18 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 9। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3, 4, 5 मीटर हैं, तो पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु की खपत न हो तो नए घन की भुजा कितनी होगी। तो नए घन की भुजा कितनी होगी, तो सीधा सा है कि भुजा बराबर 3 प्रत्येक घन की भुजा के घन का योग। तो इसमें 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 27 प्लस 64 प्लस 125 यानी कि 216√3, यानी कि 6 सेमी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो, किसी स्विमिंग पूल की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर व 15 मीटर है। यदि स्विमिंग पूल एक ओर से 10 मीटर गहरा है तो दूसरी ओर से 20 मीटर गहरा है, इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल की चौड़ाई अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो 1/2 इंटू 10 प्लस 20, 10 मीटर गहरा और दूसरी तरफ कितना है 20 मीटर गहरा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, सॉरी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 50। ठीक है, तो अब इसको आप काट लीजिए। ठीक है, तो इसमें फिर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का इसमें योग लगेगा, तो 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसमें 11,250 घन मीटर आएगा। ठीक है, तो इसका 1125 इंटू 10⁴ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, आंधी चलने से 2 भागों के टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये है, ये मान लो ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। वृक्ष का ऊपरी सिरा जिस स्थान पर भूमि को छूता है वह स्थान वृक्ष के आधार बिंदु में 10 मीटर की दूरी पर है, तो यानी कि ये आ गया अपने 10 मीटर। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, तो वृक्ष की ऊंचाई अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखो, वृक्ष की ऊंचाई अगर आप यहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं तो सीधा सा सिंपल है कि इसमें 17.32 मीटर है वो इसकी ऊंचाई होगी। अब इसमें दोस्तों पहले अपने को ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ए बी प्लस ए सी करेंगे। ठीक है, ये आप इनको डायग्राम में निरूपित कीजिए। ठीक है, 17.32 मीटर इसका राइट आंसर। आगे देखिए, 16 सेमी व्यास वाले गोले से 1 सेमी व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, गोले का, तो 4/3 पाई इंटू ये व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी इसमें। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितनी है यहाँ पे, आर 3 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, सेम टू सेम वही नीचे वाला, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 1 सेमी व्यास, तो इसका कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब इसको काट लो आप, इसको काटोगे तो दोस्तों सीधा सा है 4096 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ये रहा आयत। ठीक है, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल 15 सेमी स्क्वायर है।
ठीक है। और यदि PC 2BE हो तो आयत का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या होगा। तो इसमें देखो, माना BE बराबर क्या हो जाएगा, x, माना BE बराबर क्या हो जाएगा, x, तो E और C कितना हो जाएगा, तो इसमें 2x, और BC क्या हो जाएगा, इसमें BC है वो दोस्तों इसमें 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे आप सोल्व करना। इसमें देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगेगा तो 1/2 इंटू AB इंटू BE बराबर इसमें आएगा 15। ठीक है, अब इसमें AB इंटू x बराबर 30 दे रखा है, तो यहाँ पे x अपने पास कितना है 3, तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसमें 90 सेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 200 मीटर लंबे 180 मीटर चौड़े एक आयताकार बगीचे के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ी गली है, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो दोस्तों इसका रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, यानी कि अपने को इसमें ये बनेगा दोस्तों, इसमें आपका डायग्राम। ठीक है, ये 10 मीटर तो ये हो गया। ठीक है, और 180 मीटर चौड़े एक आयताकार बगीचे, ये हो गया दोस्तों 180 मीटर चौड़ा, और 200 मीटर लंबा हो गया ये। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आयतन इंटू, तो इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 8000 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वो आप कर लेना, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, छोड़िए। देखो, एक लकड़ी के बेलन की मोटाई 2 सेमी है, यह 35 मीटर लंबा और इसकी आंतरिक त्रिज्या 12 सेमी है, तो बेलन को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी का आयतन क्या होगा यदि दोनों सिरों से इसे खोला जाए। तो यदि दोनों सिरों से इसका खोला जाए तो इसमें देखो आयतन, तो पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, फिर इंटू H, ये सूत्र लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे R1 आपको दे रखी है 14, ठीक है, और R2 इसमें 12, ठीक है, और आपको इसमें H दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 35, तो सीधा सा है 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35। ठीक है, तो इसमें 5720 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, C नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यदि एक शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या के बराबर रखा जाए, तो पहले शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात होगा, तो क्या होगा। तो पहला शंकु का आयतन का सूत्र लगाना है और फिर दूसरे शंकु का आयतन का सूत्र लगाना है और फिर आपस में काट देना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो इसमें B नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, एक धातु के अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु में बदला जाता है, दोनों के आधार की त्रिज्या R है, यदि शंकु की ऊंचाई H हो तो, यदि शंकु की ऊंचाई है वो H हो तो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन वाला सूत्र लगा दो आपस में और आपस में काट दो, क्या बचेगा, H बराबर 2R बचेगा, बाकी और सारे के सारे कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो H बराबर 2R, A नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, यहाँ पे 14, 19, 35, 59, 131, 179 में अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 10, 3 का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, और 4 का 2, 3, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 10, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 10, फिर 11 का स्क्वायर प्लस 10।
फिर 13 का, और फिर यानी कि अभाज्य संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। तो 13 के बाद में दोस्तों यहाँ पे 17 का स्क्वायर प्लस 10 यानी कि 299 इसका राइट आंसर होगा। देखो दी गई वर्णमाला में कितने के पहले एन आता है, यानी कि एन के, लेकिन उसके बाद में यू नहीं आता, यानी कि एन के कहाँ पे है, एन के बाद में यू नहीं आना चाहिए। तो देखो एन के ये रहा एक तो, ठीक है, ये यहाँ पे तो एन आ रहा है, यहाँ पे भी यू आ रहा है, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, दो तो मिल गए। तो दोस्तों और देखो इसमें और भी मिलेगा, के पहले एन आता है लेकिन बाद में यू नहीं आता, के पहले एन आता है लेकिन बाद में यू नहीं आता, ठीक है। तो उल्टा भी देखना पड़ेगा दोस्तों इसको। तो यहाँ पे देखिए एक ये रहा, ठीक है, और आपको उल्टा सील्टा दोनों तरफ से देखना है, ठीक है। एक तो एन के यू दो बार ही आया तो ये तो कट गया, ठीक है। फिर एन के एस, ये रहा एन के एस, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें दूसरा आ रहा है एन के एल, एन के एल, ये तो दो ही बार आ रहा है इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो 118 नंबर प्रश्न है, जी एच जे एल एन क्यू एस डब्ल्यू वाई डी, ठीक है। तो इसमें देखो आप सीधा सा आपको दिख रहा होगा, इसमें +3 +4 +5 +6 +7 का गैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जी जे एन एस वाई, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी दोस्तों ऐसे ही होगा, यानी कि ये वाला सीरीज चल रही है इसमें, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे तो y के बाद में यहाँ पे सीधा इसमें देखो 3 +4 +5 +6 +7 ये का गैप चल रहा है इसमें। तो f और l आएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो CFILORUXDGIM दे रखा है, तो इसमें सब में देखो सी दे रखा है, तो सी का इसमें देखो डी में, सॉरी सी का ओ में देखो आप, सी का ओ में 12 का गैप, ठीक है। एफ में ओ का, तो इसमें भी 12 का, यानी कि सब में 12 का गैप चल रहा है। तो इसमें भी डी में अगर अपन 12 जोड़ते हैं तो यानी कि 4 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 में क्या आएगा पी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी आ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 5 12 13 7 14 17 9 16 19 11 18 23 में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अगली संख्या के बारे में पूछा गया है, तो अगली संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा लेवल का दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो ये श्रृंखला है, 3 अलग अलग श्रृंखलाओं में मिश्रण है, ठीक है। तो देखो 5 के बाद प्रत्येक तीसरी संख्या बढ़ते हुए क्रम में क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। तो यानी कि 5 13 17 सॉरी देखो 5 चौथी संख्या देखो 5 7 9 9 के बाद में यहाँ पे 11 11 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 13, क्या आएगा 13। और यहाँ पे देखो 12 और 2 14 14 और 2 16 16 और 2 18 18 और 2 20, ठीक है। तो 13 20 20 इसका राइट आंसर आएगा, 13 20। और आगे और देखिए दोस्तों इसमें 13 20 और 29, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो अश्वशाला घोड़ा सुअरबाड़ा, तो जिस प्रकार अश्वशाला में घोड़ा रहता है और सुअरबाड़ा में सुअर रहता है। नेक्स्ट है ए चट्टान, बी पहाड़ी, सी पर्वत, डी पर्वतमाला, पत्थर का सार्थक क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले पत्थर, ठीक है, फिर चट्टान, फिर पहाड़ी, फिर पर्वत
और फिर पर्वतमाला। तो EABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, ए मेजर कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर मेजर, फिर कप्तान। तो यानी कि CAB ये EDCAB इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम में है, विमला दाईं ओर से 12वें क्रम में है। यदि दोनों अपने जगह आपस में बदल ले तो कमला का बाईं ओर से 16वां हो जाएगा, 16वां स्थान हो जाएगा, और तब विमला का दाईं ओर से क्रम होगा। तो विमला का दाईं ओर से क्रम है वो कितना होगा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, बाईं ओर से 10वां, ये 10वां, ठीक है, कमला। विमला दाईं ओर से 12वें क्रम पर है, तो विमला है वो दाईं ओर से 12वें क्रम पे है, यानी कि इसके पीछे 11 व्यक्ति और हैं। यदि वो आपस में जगह बदल ले, अगर वो आपस में जगह बदल ले तो दोस्तों देखिए, 11 + 1 + 5 + 1 8 1, यानी कि 18वां स्थान हो जाएगा दोस्तों दाईं ओर से, ठीक है। विमला का दाईं ओर से 18वां स्थान, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, N एक कक्षा में 5वें स्थान पर है, H पीछे से 8वें स्थान पर है। यदि TN के पीछे 6ठे स्थान पर है और N व S के बिल्कुल मध्य में है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे टोटल इसमें 24 विद्यार्थियों की संख्या होगी, ठीक है। आप कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या देख लीजिए कि N एक कक्षा में 5वें स्थान पर है, यानी कि 4 + 1, ठीक है। S पीछे से 8वें स्थान पर है, यानी कि 7 + 1। TN के पीछे 6ठे स्थान पर है, तो दोस्तों इनको सबको ऐसे प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 + 1 5 + 1, तो इसमें टोटल 24 संख्या होगी, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चरण के पिताजी के ससुर के बेटे की इकलौती बहन का बेटा भवन है, तो भवन के चरण से क्या रिश्ता है? तो भवन का चरण से, देखो, चरण के पिता के ससुर चरण का नाना है, और जिसके पुत्र की इकलौती बहन यानी कि चरण की माँ है, तो उसका बेटा भवन चरण का भाई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें भाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो, कुछ व्यक्ति मेज पर बैठे हैं जिनमें से 2 पिताजी, 2 पुत्र, 1 दादा और 1 पोता है, तो कम से कम कितने व्यक्ति उस मेज पर बैठे हैं? तो इसमें टोटल 3 व्यक्ति है वो मेज पर बैठे हैं, ठीक है। कितने? 3 व्यक्ति। आप खुद दिमाग लगा सकते हो, जैसे 2 पिताजी, 2 पुत्र, ठीक है, यानी कि 3 व्यक्ति हैं जिसमें से 2 दादा हो गए, 1 दादा हो गया, 2 बेटे हो गए, 1 बेटा हो गया, 2 पापा हो गए, ठीक है। ऐसे 1 दादा, 1 पोता और 1 बेटा हो गया, तो टोटल 3 व्यक्ति हैं ये, ठीक है। आगे देखिए, हनी का बेनी से क्या रिश्ता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है वो आप हनी का बेनी से क्या रिश्ता है? छोड़ो इस प्रश्न को, ये पूरा नहीं है। आगे आगे देखो, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कंप्लीट नहीं है। 132 से 34, तो अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, A = 63, B = 70, U = 170 और C = 67। तो देखिए, निम्न में से कम कितने अवयव A, B तथा C को दर्शाते हैं? तो A, B, C को कितने दर्शाते हैं? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे A, B, C को कितने दर्शाते हैं? तो 42 + 40 + 48 + 9 + 10 + 7 + 6, तो टोटल दोस्तों इसमें 162 हो जाएंगे, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, सी में कितने अवयव हैं जो कम से कम ए और बी में है? तो इसमें टोटल दोस्तों 25 हो जाएंगे, आप देख लेना दोस्तों इनको, ठीक है।
आगे देखते हैं, यदि रोज को टी क्यू यू जी की तरह लिखा जाता है तो उसी कूटलिपि में बिस्कुट को दोस्तों किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में प्लस 2 कर रखा है, RST, ठीक है। तो बिस्कुट में भी अपने को दोस्तों 2 प्लस करना है। तो बी के बाद में बी में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा D, और आई में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा K, तो डी के। आगे देखो एस में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा STU, तो डी के यू किस में है, ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखियो EDP क्या है, तो EDP है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों EDP है वो क्या है। ये अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। EDP है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर है वो क्या है, कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है, तो ये CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट है शब्द, आवाज, चित्र ऐसे कार्यों को अनुदित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है वो है वृहद एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट है OCR का पूरा नाम है, तो दोस्तों OCR का जो पूरा नाम है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन दोस्तों इसमें कौन सा है, तो देखो रोम एक प्रोग्राम स्थायी होते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है, तो IBM का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो वो है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये है दोस्तों IBM का पूरा नाम, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड क्या है, तो देखो सर्किट बोर्ड जिसमें CPU व अन्य चिप लगी होती है, ये मदरबोर्ड है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो इसमें 1024 होते हैं। नेक्स्ट है क्लिप बोर्ड होता है, तो क्लिप बोर्ड है ये सूचनाओं के लिए तात्कालिक स्टोरेज होता है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है, तो ये प्रणाली दोस्तों अस्थायी है। नेक्स्ट है 148 नंबर प्रश्न है विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है, तो विंडोज मीडिया प्लेयर को ऑडियो वीडियो फाइल रन करने हेतु किया जाता है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की रचना शिल्प से संबंधित असत्य कथन है, तो कंप्यूटर की रचना शिल्प से संबंधित असत्य कथन है वो कौन सा है, तो वो है यह कम शुद्धता व धीमी गति से काम करता है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो कंप्यूटर के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन का अपने को चयन करना है, तो देखिए आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस आ जाने से डेटा चोरी हो जाते हैं, तो ये चारों कथन सही है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपना आज का जो मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। 150 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।